अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरी आज की वीडियो का उन्वान है आंगन से माखूज़ करदा सबक और पाकिस्तान बन गया। आंगन एक मशहूर नावल है जिसे खदीजा मस्तूर ने तहरीर किया और इसी नावल की वजह से उन्हें आदमजी अदबी अवार्ड से नवाजा गया और उनकी शोहरत का सफ़र शुरू हुआ। सबक पर बात करने से पहले हम इस नावल के चंद किरदारों पर बात करते हैं ताकि आप उस हिस्से को बखूबी समझ पाएं जो आपके निसाब में मौजूद है। नावल आंगन के बुनियादी किरदारों में सबसे पहले नवाब मुजफ्फर खान, जिनके 3 बेटे नवाब अजहर और उनकी बड़ी बहू हैं, और दूसरा बेटा मजहर और उनकी बीवी, और तीसरा बेटा जफ़र जो हैदराबाद दक्कन में है। नवाब मुजफ्फर की एक बेटी सलमा और एक नजमा है। नवाब मुजफ्फर के बेटे अजहर की 2 औलादें हैं, एक जमील और एक शकील। जमील एक नाकाम शायर, मुस्लिम लीगी, लेकिन एक दिल फेंक नौजवान है। शकील दूसरा बेटा नवाब मुजफ्फर खान के बड़े बेटे की औलाद, जो पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद में दिलचस्पी लेता है और बिलाखिर घर छोड़ के भाग जाता है। नवाब मुजफ्फर का दूसरा बेटा मजहर अंग्रेज से नफरत तो करता है लेकिन नौकरी भी उसी अंग्रेज की करता है, और मियाँ मजहर की बीवी अपने भाई पर गरूर करते नहीं थकती, जिसने एक अंग्रेज औरत से शादी कर रखी है और उसके नज़दीक उससे ज़्यादा बढ़कर रुतबे वाला कोई भी नहीं। नवाब मुजफ्फर का तीसरा बेटा जफ़र, जो एक कारोबारी शख्सियत का हामिल है, हैदराबाद दक्कन में उसकी दुकान है और उसने कुछ अरसा गुजार के एक के साथ दूसरी शादी, दूसरे के बाद तीसरी शादी करना अपना वतीरा बना रखा है। मियाँ अजहर की 2 औलादों का मैं जिक्र कर चुकी। अब मियाँ मजहर की औलादों की तरफ आते हैं। बड़ी बेटी तहमीना, जो कि आशिक मिजाज और नॉवेल्स और डाइजेस्ट पढ़ने वाली लड़की, प्यार मोहब्बत से भरपूर कहानियों में उसे दिलचस्पी थी। मियाँ मजहर की दूसरी बेटी और इस नावल की हीरोइन आलिया का किरदार नावल की इब्तिदा से इख्तिताम तक मुख्तलिफ जज्बात और कैफियत का तर्जुमान रहा है, और जो इसकी मजमूई हमें सूरत हाल नज़र आती है कि वो मोहब्बत से नफ़रत करती है। अपने घर में होने वाली मुख्तलिफ चीज़ों को देखकर, मुख्तलिफ वाक़यात को देखकर उसे मोहब्बत से नफ़रत हो जाती है। नवाब मजहर की बेटी सलमा अपने नौकर सुभान से शादी कर लेती है और फिर इसके बाद गुर्बत की ज़िंदगी में उसका इंतकाल हो जाता है। सलमा का बेटा सफदर है, जो कि कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता है और उसके बाद कुछ अरसे बाद वो गायब हो जाता है और नावल के आखिर में उसका किरदार हमें नज़र आता है। नवाब मुजफ्फर की छोटी बेटी नजमा अलीगढ़ में आला तालीम हासिल करती है और बहुत मगरूर शख्सियत की हामिल होती है। मियाँ जफ़र की बेटी का जिक्र इस नावल में अगर रह जाए तो नावल मुकम्मल नहीं होगा। मियाँ जफ़र की एक बेटी छम्मी अपने ताया के घर में पली बड़ी है और मियाँ जफ़र उसे माहवार खर्चा भेजते हैं, लेकिन इसके अलावा बाप का अपनी बेटी से और कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब बढ़ते हैं हम नावल के तबसरे की जानिब। ये नावल सियासी, समाजी और सकाफती रंगों से भरपूर है। आंगन लफ्ज़ बतौर इस्तिआरा घर के अफराद के लिए इस्तेमाल हुआ है।
جس طرح گھر کا آنگن مختلف نوع پھولوں اور پودوں سے سجا ہوتا ہے، اسی طرح ایک ہی گھر کے افراد مختلف نظریات کے حامل ہوتے ہیں۔ تحریک پاکستان کے پس منظر میں غیر جانبدارانہ تجزیہ اس ناول کی جان ہے۔ ختیجہ مستور نے آنگن میں ہندوستانی سیاست کے دو مضبوط ترین جماعتوں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان دو عام سے گھرانوں کے سربراہان بڑے چچا اور چھوٹے چچا کی زندگیوں کے قصے کو اس غیر جانبدارانہ انداز فن کے ساتھ برتا ہے جو کسی بھی فنکار کو اعلیٰ مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ انہوں نے سیاسی بیانات اور ریکارڈ کو صحافیوں کی طرح بیانیے اور مکالمے کا حصہ نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے یہ دکھایا کہ بڑے چچا کے کانگریسی ہونے یا یہ کہ کانگریس کے فعال ممبر ہونے اور ایک پرآشوب دور میں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے ان کے گھرانے کے دیگر افراد پر کیا افتاد آن پڑتی ہے، اسی طرح چھوٹے چچا کے فعال مسلم لیگی ہونے کی وجہ سے ان کے گھرانے کے افراد پر کیا گزرتی ہے، وہ کس طرح سوچتے ہیں اور ان کا کس کس نہج پر فکری ٹکراؤ اور تصادم اپنے ہی اہل خانہ سے ہوتا ہے، جس کی بنا پر ان کے مستقبل کے اعمال و افعال ظہور میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر بڑے چچا اپنے مخصوص سیاسی اصولوں کی وجہ سے اپنے گھرانے کے معاشی اور سیاسی مطالبات سے اغماض برتتے ہیں اور اس کے مستقبل سے ہی غافل نظر آتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں گویا آزادی کے حصول کے بعد تمام مسائل خودگار طریقے سے حل ہو جائیں گے۔ ان کے گھر والے اور وہ خود بھی اس دور کو یاد کرتے نہیں تھکتے جب جاگیردارانہ سماج میں انہیں دولت، عزت اور وقار سب کچھ حاصل تھا۔ اس کے برعکس چھوٹے چچا انگریز دشمنی میں بڑے چچا سے بھی 2-4 ہاتھ آگے ہیں۔ وہ اپنے ایک انگریز افسر کا سر پھوڑ کر جیل چلے جاتے ہیں اور جیل ہی میں قید کے دوران ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آنگن کے کرداروں کا وجود سیاسی وابستگی سے ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ سیاست اور روایات کس طرح افراد خانہ کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، تحریک پاکستان کے پس منظر میں ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا گیا ہے اور یہی اس ناول کی جان ہے۔ اسے بہت ہی پرکشش انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ موضوع کے لحاظ سے 2 سطحوں کے حامل اس ناول میں ایک طرف تو جاگیردارانہ نظام کے حوالے سے گھریلو زندگی کا بیان ہے، گھر کی ثقافتی روایات اور افراد کی ذہنیت کی عکاسی کی گئی ہے، اور دوسرا موضوع تحریک آزادی ہے۔ یہ ناول اپنے عہد کی مخصوص تہذیب، رسم و رواج اور سیاسی اثرات کا ترجمان ہے۔ ایک طرف اس میں پرخطر خارجی حالات نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے گھر کے لوگ مسائل کی بھٹی میں پس رہے ہیں، دوسری جانب ان کا داخلی انتشار و کرب ہے جس نے انہیں یاسیت اور محرومی کے احساس سے دوچار کر رکھا ہے۔ اسی خارجی اور داخلی انتشار کی فضا میں تخلیق پاکستان کی تاریخ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اس راہ میں تبدیلیاں اور اپنا مستقبل طے کرنے کے مراحل بھی شامل ہیں۔ پھر پاکستان بن جاتا ہے اور نئے معاشرتی رویے سامنے آتے ہیں۔ خدیجہ نے مستقبل کے خوابوں کے ساتھ ساتھ ماضی کی جانب بھی مڑ کر دیکھا ہے جس سے رشتے منقطع ہو گئے تھے۔ خدیجہ کے یہاں اس مخصوص بصیرت کا اظہار ہیروئن عالیہ کے رویے سے ہوتا ہے جو کہ عینیت پرست ہے۔ اس کا تقابل صفدر کے رویے میں دکھایا جاتا ہے جو اچانک مادیت پرست بن جاتا ہے اور عالیہ کو جذباتی صدمہ پہنچاتا ہے۔ یہ دونوں اور دیگر اہم کردار تاریخ اور سیاست کے ان کرداروں کا گروہ ہے جو ہمارے جانے پہچانے ہیں۔ اسی لحاظ سے یہ ناول فکر انگیز بن گیا ہے۔ پورے ناول میں جا بجا ایسے حوالے ہیں جہاں نہ صرف برِ صغیر کی سیاسی آویزشوں کا حال بیان کیا گیا ہے بلکہ اس کے نتیجے میں گھروں میں کیا آفات آ رہی ہیں، لوگوں کی سوچوں کا رخ کیا ہے، یہ سب درد مندی اور فنکارانہ صداقت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یہ ختیجہ مستور کا ہی کمال ہے کہ وہ کرداروں کی نفسیات کو زندہ کر دیتی ہیں اور ایسا محسوس کرا دیتی ہیں گویا تمام مناظر آنکھوں کے سامنے اسٹیج پر رونما ہو رہے ہیں۔ یہ محض 2 چھوٹے سے گھرانوں کے افراد کا قصہ نہیں بلکہ تاریخ اور سیاست پاکستان کے حوالے سے فکری اور اشاراتی پہلوؤں کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ختیجہ مستور کے مختصر حالات زندگی کے بارے میں۔
1927 में जन्म लेने वाली ये शख्सियत 1982 में खालिक हकीकी से जा मिली। खतीजा मस्तूर को 20वीं सदी की अहले कलम शख्सियात में मुमताज़ मुकाम हासिल है। वो लखनऊ में पैदा हुई। उन दिनों लखनऊ इल्म और अदब का गहवारा था। उनके वालिद को भी अदब से गहरा लगाव था, लेकिन 11 साल की उम्र में उनके वालिद का साया सर से उठ गया। माशी हालात का शिकार खानदान जिंदगी के नशेब व फराज से गुजरा और हाजरा मसरूर और खतीजा मस्तूर दोनों बहनों ने अपने जज्बात और एहसासात को लफ्जों का रूप दे दिया। खदीजा मस्तूर ने अदबी काविशों में इस कदर तरक्की की कि कुछ ही दिनों में अपनी बहन से आगे निकल गईं। महज 3 साल ही में वो मुल्क की मुस्तनिद अदीबा समझी जाने लगी। उन्होंने बेशुमार कहानियां और अफसाने लिखे। उनके नावल आंगन को बड़ी शोहरत मिली, जिस पर उन्हें आदमजी अदबी अवार्ड से भी नवाजा गया। अब उनकी अदबी हैसियत के बारे में बात करते हैं। उर्दू अदब 20वीं सदी से कभी ख्वातीन अदीबों के जिक्र से खाली है, ताहम 20वीं सदी में हमें अदब की खिदमत में ख्वातीन का किरदार भी नुमाया नजर आता है। इस सिलसिले में नावल निगारी और अफसाना निगारी के हवाले से खदीजा मस्तूर एक अहम नाम है। अपने नावल आंगन के मजमून, मौजू और तर्ज अदा की बिना पर न सिर्फ अदब में अपना मुकाम बनाया, बल्कि इन्हें आदमजी अदबी इनाम से भी नवाजा गया। उनकी तर्ज तहरीर की कुछ खास खूबियां बयान करते हैं। खदीजा मस्तूर का अंदाज़े तहरीर बहुत धीमा और नरम और रवा है। इंसान दोस्ती, गरीब परवरी और दर्दमंदी ने इसे और ज्यादा दिल आवेजी अता कर दी है। मुनफरिद मौज़ूआत को हकीकत पसंदाना अंदाज में उन्होंने अपनी तहरीरों में पेश किया। जुज़ियात निगारी और किरदार निगारी में उन्हें कमाल हासिल है। इसके लिए ज़बानो बयान पर कुदरत के साथ साथ ज़ख़ीरा अल्फाज और सलीका इस्तेमाल उनकी तहरीर को पुरअसर बना देता है। उनका अंदाज़े तहरीर सादा, आसान, शगुफ्ता और सलीस है। इंसानी नफ्सियात से वाक़फ़ियत उनकी तहरीरों को हकीकत से करीब तर कर देती है। उनकी तहरीरों में जहाँ सोज़ो गुदास पाया जाता है, वहाँ प्यार और मोहब्बत की मिठास भी हमागिरियत अता करती है। फैज़ अहमद फैज़ ने उन्हें यूं खिराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने अपनी तहरीरों में मुसव्वरे कम की है और कशीदाकारी ज़्यादा। इस तरह उनकी तहरीर जिंदगी के हर रंग से भरपूर नजर आती है। खदीजा मस्तूर के नावल से अखज़ करदा हिस्से और पाकिस्तान बन गया का बुनियादी नुक्ता कुछ यूं है कि इसमें क़याम पाकिस्तान के वक्त बड़े सगीर के हालात और एक ही घर में बसने वाले लोगों के मुतज़ाद रवैयों की अक्कासी की गई है। मुख्तलिफ सियासी नज़रियात के हामिल अफराद पर मुश्तमिल घराने में पाकिस्तान हिजरत के हवाले से मुतज़ाद जज्बात नज़र आते हैं। मशरकी तहजीब के परवरदा इस घराने का ताल्लुक जागीरदाराना निज़ाम से था, जो वक्त के हाथों गुर्बत और उसरत का शिकार था, ताहम अपनी मशरकी रिवायात का अमीन भी था। जागीरदाराना सोच इस घर के मर्दों की गुफ्तगू से भरपूर अंदाज में झलकती है। निसाब में दर्ज नावल के इस हिस्से में ऐलाने आज़ादी के बाद की सूरत हाल की मंजर कशी की गई है और सबक का आगाज होता है पाकिस्तान के क़याम से, जिसमें बताया जाता है कि लीगी रहनुमा कराची के दारुल हुकूमत जा चुके थे और पंजाब में खून रेसी का खेल जारी था। बड़े चचा इन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होते थे कि कैसे हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए, और उनकी नौकरानी करीमन बुआ फसाद की खबरें सुनती थीं और ठंडी आहें भरा करती थीं कि वो वक्त भी था कि मुसलमानों और हिंदुओं में ऐसा भाईचारा था कि एक माँ की औलाद मालूम पड़ते थे। इसी तरह ऐलाने आज़ादी के बाद एक शाम के वक्त सब बैठे थे कि आलिया के मामू का खत आ गया। उन्होंने आलिया की अम्मा को लिखा था कि उन्होंने अपनी खिदमत पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी हैं और वो जा रहे हैं, और अगर आप लोगों ने साथ चलना है तो फौरन जवाब दीजिए और तैयार रहिए। इस बात को सुनकर अम्मा की तो
गोया खुशी से पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे, जबकि आलिया अपने बड़े चचा के एहसानात के बोझ तले दबी हुई थी और वो पाकिस्तान से जाने के लिए कतई राजी नहीं थी, लेकिन अपनी माँ को दुखी करने से भी डरती थी। और इसी दौरान आलिया की अम्मा और उसकी बड़ी चची के दरमियान तल्ख कलामी होती है, जब बड़ी चची उन्हें मना करती हैं। इसी दौरान बड़े चचा भी इस गुफ्तगू में बोल पड़ते हैं और उन्हें पाकिस्तान जाने से मना करते हैं, जिस पर अम्मा उनके साथ भी, आलिया की अम्मा उनके साथ भी तल्ख कलामी का मुजाहिरा करती हैं। बहुत ज़्यादा तल्ख कलामी के बाद वो अपने कमरे में चली जाती हैं। आलिया का दिल बहुत दुखा होता है। वो बड़े चचा की दिलजोई के लिए उनके पास जाती है तो बड़े चचा उसे ये कहते हैं कि मैंने तुम लोगों के लिए कुछ भी ना किया, लेकिन अब ये वक्त आ चुका है कि जैसे घर में पहली खुशियां थी उसी तरह घर में पहली सी शादमानी लौट आती, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी मुलाजमत दी जा रही है, फिर दुकानों को चलाने के लिए भी इमदाद मिलेगी, तो मैं छोटी दुल्हन की सब शिकायतें दूर कर दूंगा, तुम्हें एमए में दाखिला दिलवा दूंगा। ये सब बातें सुनकर आलिया का कलेजा कट रहा था। वो अपनी माँ की नाराजगी के डर से कुछ न कह सकती थी और किस तरह वो कहती कि माँ को राजी करना उसके लिए मुमकिन नहीं था और इस घर के माहौल में भी वो रह नहीं पाती थी, क्योंकि उसके कज़न जमील जैसा दिल फेंक नौजवान मुस्तकिल उसे मोहब्बत के दिलासे, झूठे दिलासे, झूठी दिलफरेबियां दे रहा था, सब बात दिखा रहा था, जबकि आलिया एनियत परस्त थी। वो मोहब्बत से भी नफरत करने लगी थी, क्योंकि पे दर पे ऐसे वाक़यात पेश आए थे जिसके बाद उसे लफ्ज़ मोहब्बत से भी नफरत हो गई थी। वो छत पर टहलने के लिए पहुंची तो उसका कज़न जमील भी वहां पहुंच गया और जमील भैया के साथ उसकी जो गुफ्तगू हुई, जिसमें उन्होंने उसे जाने से मना किया कि तुम पाकिस्तान ना जाओ, कि तुम यहाँ से जाकर गलती करोगी और तुम मेरी मकरूज हो, तुम्हें कर्ज चुकाना होगा। आलिया उन्हें इन सब बातों से मना करती है और इसके बाद वो पाकिस्तान जाने की तैयारी शुरू करती है। नावल के इस हिस्से का यही खात्मा होता है। अब हम सबक के तनकीदी जायजे की तरफ बढ़ते हैं। हकीकत पर मबनी इस मौजू में आज़ादी के वक्त समाजी हवाले से मुतज़ाद रवैयों की अक्कासी की गई है। मकालमे पुरतासीर हैं, असर रखते हैं, जज्बात की तर्जुमानी करती किरदार निगारी वाज़ेह है, क्योंकि किरदार अपने जज्बात की भरपूर तर्जुमान दिखाई देते हैं। आज़ादी के दौर की मंजरकशी तो की गई है, लेकिन उसमें जुज़ियात निगारी यानी छोटी छोटी तफसीलात को भी समोया गया है और सादा और आसान पैराया इजहार इख्तियार किया गया है। अजीज़ तलबा, आज का ये सबक यहीं मुकम्मल हुआ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।